अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और वीडियो लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर के साथ यहाँ मौजूद हैं। आज वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे इंटरफेस को और साथ में जो डिवीजन फेज़ है माइटोसिस उसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखेंगे। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सेल साइकिल का ओवरऑल लेक्चर नंबर हमारे पास 3 है और आज हम लोग जो चीज़ डिस्कस करेंगे बच्चे वो है आपके पास G2 फेज़, G0 फेज़ और फिर हम लोग स्केच देखेंगे डिवीजन फेज़ का। हमारा कंसर्न है G2 फेज़ और G0 फेज़ का। ये क्या होता है? तो जब हम लोग इनका कंपैरिजन करते हैं तो हम लोग कहते हैं G0 फेज़ इज आल्सो नोन एज अ स्टॉप फेज़। G0 फेज़ को हम लोग किसका नाम देते हैं? स्टॉप फेज़ का। और जो G2 फेज़ होते हैं इसको कहते हैं एक्टिव फेज़ का। G0 फेज़ इज आल्सो नोन एज अ स्टॉप फेज़। अब क्या मतलब आपके पास स्टॉप फेज़? तो हम लोग कहते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एस फेज़ को कंप्लीट करने के बाद कुछ सेल्स एंटर्ड हो जाते हैं इनटू G0 फेज़। मतलब कुछ सेल्स ऐसे होंगे जो G2 फेज़ में नहीं जाएंगे बल्कि एस फेज़ को कंप्लीट करने के बाद बॉडी के कुछ सेल्स ऐसे होंगे जो एंटर्ड हो जाएंगे किसमें? G0 फेज़। और G0 फेज़ का मैंने आपको बताया G0 और G0 फेज़ इज आल्सो नोन एज अ स्टॉप फेज़। इसका मतलब क्या है आपके पास कि जब वो एस फेज़ से आपके पास एंटर्ड होंगे, किसके अंदर एंटर्ड होंगे? इनटू G0 फेज़। तो इसका मतलब है उनकी जो डिवीजन है वो क्या हो जाएगी आपके पास? स्टॉप। डिवीजन क्या हो जाएगी जी आपके पास? स्टॉप। अब फिर हम लोग कहते हैं कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो परमानेंटली मतलब हम परमानेंटली या पक्के तौर पे S0 फेज़ के बाद फॉलो करते हैं G0 फेज़ को और उनकी एग्जांपल है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं आपके पास किस चीज़ का? नर्वस सिस्टम का। और हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं इनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि ये क्या कर सकें आपके पास? रेप्लिकेट कर सकें। क्यों ये रेप्लिकेट नहीं कर सकते? क्योंकि ये एस फेज़ तक तो जाते हैं, इंटरफेज़ में ये आपके पास G1 फेज़ के बाद S फेज़ और S फेज़ के बाद अगर ये G2 फेज़ में जाते तो तब हम लोग कहते अगर अल्जाइमर या किसी डिजीज़ डिमेंशिया में जब हमारे न्यूरॉन्स डैमेज हो रहे होते हैं तो उनके बजाय न्यू न्यूरॉन्स बनते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इंसान की मेमोरी सेल्स अगर एक मरतबा डैमेज हो जाएँ दोबारा वो रेप्लिकेट ही नहीं होते। जब वो रेप्लिकेट ही नहीं होते तो इसका मतलब है कि वो दोबारा बनेंगे नहीं। तो हम लोग कहेंगे हमारी बॉडी के कुछ सेल्स कंप्लीशन ऑफ S फेज़ के बाद एंटर्ड हो जाएंगे G0 फेज़ में। जब वो G0 फेज़ में एंटर्ड होंगे तो वो कुछ सेल्स परमानेंटली जब एंटर्ड होंगे, फॉर एग्जांपल न्यूरॉन सेल्स, तो इनकी जो रेप्लिकेशन है वो क्या होगी? हमेशा के लिए स्टॉप होगी। और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो S फेज़ के बाद G0 फेज़ में जाते हैं, टेम्पररी आर्जी तौर पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल लिवर सेल एंड किडनी सेल। लिवर सेल और किडनी सेल जाते हैं। किडनी से मुराद कौन सी चीज़ जाती है आपके पास? नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन डैमेज हो तो इनके अंदर एबिलिटी होती है कि ये किसी हद तक अपनी रिपेयरिंग कर सकती है। क्या कर सकते हैं आपके पास? रिपेयरिंग। तो ये अपनी रिपेयरिंग जब करेंगे तो इनकी रिपेयरिंग में जो प्रोसेस इन्वॉल्व होगा वो कौन सा होगा? माइटोसिस। जब नेफ्रॉन्स डैमेज होंगे, नेफ्रॉन्स के जो हेल्थ सेल्स होंगे वो फिर एक्टिव स्टेज में आएंगे, G0 को लीव करेंगे क्योंकि वो टेम्पररी तौर पे G0 स्टेज में जाते हैं। वो G0 को लीव करके किस में एंटर्ड होंगे? एक्टिव डिवीजन के अंदर। एंड एक्टिव डिवीजन इज नोन एज G2 फेज़। तो बच्चे ये था आपके पास G0 फेज़ के कंप्लीशन ऑफ S फेज़ के बाद कुछ सेल्स एंटर्ड हो जाएंगे आपके पास किसके अंदर? G0 फेज़। G0 फेज़ के अंदर जो सेल्स भी एंटर्ड होंगे इसका मतलब है उनकी जो डिवीजन है ये क्या हो जाएगी आपके पास? स्टॉप। अब ऐसे कौन से सेल्स होते हैं? हम लोग कहते हैं 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। कुछ परमानेंटली एंटर्ड होते हैं और कुछ टेम्पररी होते हैं। जो परमानेंटली एंटर्ड होते हैं उनकी एग्जांपल न्यूरॉन, और जो टेम्पररी एंटर्ड होते हैं वो हेपेटोसाइट्स या लिवर सेल्स, और साथ में कौन से होते हैं आपके पास? किडनी सेल्स। ये टेम्पररी तौर पर एंटर्ड होंगे। अब G0 से रिलेटेड जो टर्म है वो है आपके पास G2 फेज़। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन G0 एंड G2 फेज़। तो G2 फेज़ इज आल्सो नोन एज अ एक्टिव फेज़। MCQ। अब कुछ सेल्स, सम सेल्स या मेजॉरिटी सेल्स ऑफ द बॉडी जो होते हैं वो आपके पास क्या करेंगे जी? एंटर्ड होंगे, डायरेक्ट एंटर्ड होंगे। किसके अंदर एंटर्ड होंगे? इनटू G2 फेज़। S फेज़ को कंप्लीट करने के बाद कुछ सेल्स ऐसे होंगे जो डायरेक्ट एंटर्ड होंगे। किसके अंदर एंटर्ड होंगे? G2 फेज़, जिसकी एग्जांपल है आपके पास फॉर एग्जांपल स्किन सेल्स या स्किन एपिथेलियम। ये जो हमारे स्किन के सेल्स होते हैं ये कंटिन्यूसली G0 फेज़ में बल्कि S फेज़ के बाद ये डायरेक्ट एंटर्ड होते हैं किसके अंदर? G2 फेज़ के अंदर। तो हम लोग कहते हैं सम सेल्स लाइक स्किन सेल्स डायरेक्ट एंटर्ड इनटू G2 फेज़ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ S फेज़। तो ये क्या करते हैं? कंप्लीशन ऑफ DNA सिंथेसिस, कंप्लीशन ऑफ DNA सिंथेसिस एंड बिगिनिंग ऑफ एक्टिव डिवीजन।
कंप्लीशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस होती है आपके पास G1 फेज में, सॉरी S फेज में आपके पास डीएनए सिंथेसिस क्या हो जाता है आपके पास इसकी कंप्लीट हो जाते हैं। G1 फेज में तो डुप्लीकेट होते हैं, एस फेज में हम लोग कहेंगे कि कंप्लीशन होगी। अब जब हम लोग कहेंगे कंप्लीशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस एंड बिगिनिंग ऑफ एक्टिव डिवीजन, एक्टिव डिवीजन के स्टार्ट होने वाली जो फेज होती है उस फेज को हम लोग किसका नाम देते हैं, दैट फेज इज नोन एज G2 फेज। तो G2 फेज को कैसे डिफाइन करेंगे, जब डीएनए सिंथेसिस की कंप्लीशन हो जाएगी, डीएनए सारे का सारा सिंथेसाइज हो जाएगा और डीएनए सिंथेसिस के बाद डीएनए के लिए सेल प्रिपेयर्ड भी हो गया G1 फेज में। एस फेज में डीएनए सिंथेसिस के बाद इसकी रेप्लिकेशन भी होगी, डबल भी हो गया। उसके बाद सेल जो इंटर्ड होंगे वो कौन सी एक्टिव डिवीजन में इंटर्ड होंगे, तो एक्टिव डिवीजन को किसका नाम देंगे, G2 फेज। तो एस फेज के बाद वो वाले सेल जो डिवीजन के लिए आगे अपने आप को कंटिन्यू करवाएंगे वो सेल्स बेसिकली कौन सी फेज में इंटर्ड हो रहे होते हैं, G2 फेज में। अब इस फेज के अंदर और क्या होता है आपके पास, G2 फेज में हम लोग कहते हैं सेल प्रिपेयर करते हैं, किसको प्रिपेयर करते हैं, प्रोटीन्स को। कौन सी प्रोटीन्स को प्रिपेयर करते हैं, जो सेल डिवीजन में हेल्प करती हैं। आप देखें G2 फेज में होती है एक्टिव डिवीजन, तो डिवीजन के लिए प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होती हैं, तो इसका मतलब है वो प्रोटीन्स भी कौन सी फेज में बनती हैं, G2 फेज। और G2 फेज के अंदर जो प्रोटीन्स बनती हैं वो होती हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स की टाइप्स होती हैं, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन, इनसे बनती हैं। तो इस वजह से हम लोग सिंपल इसको समराइज करके आपके लेवल में 9th के लेवल में ये कहते हैं कि G2 फेज के अंदर सेल के अंदर वो वाली प्रोटीन्स भी बनती हैं जो सेल डिवीजन में हेल्पफुल होती हैं। कौन सी प्रोटीन्स बनती हैं, फॉर एग्जांपल माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसके अलावा इंटरफेज आर, जो इंटरफेज की जो लास्ट टाइप होती है वो होती है G2 फेज। इंटरफेज या जो G2 फेज का लास्ट इवेंट होते हैं वो होते हैं बच्चे आपके पास द फाइनल इवेंट इज अ रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स। और रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स को हम लोग डिफाइन करते हैं द डिवीजन ऑफ सेंट्रियोल। आपको पता है कि अगर ये एनिमल सेल है तो एनिमल सेल में कौन सी चीज़ प्रेजेंट होती है, सेंट्रियोल। अब जब इन सेंट्रियोल्स ने डिवाइड होना होते हैं या इन सेल्स ने आपके पास किस में जाना होता है, ये वाला सेल अगर आपके पास जाता है बच्चे सेल डिवीजन में, ये सेल अगर आपके पास सेल डिवीजन में जाएगा तो हम लोग कहेंगे जो फाइनल स्टेप होगा वो होगा रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद ये सेल की अपोजिट साइड पे चला जाएगा। सेल के किधर चला जाएगा, आपके पास अपोजिट साइड पे, कि सेल के दो मुख्तलिफ पोल्स के ऊपर ये चला जाएगा। जब ये सेल के मुख्तलिफ पोल्स के ऊपर चला जाएगा तो हम लोग कहेंगे ये इंटरफेस का लास्ट स्टेप होता है सॉरी द फाइनल इवेंट ऑफ G2 फेज इज रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स। जब सेंट्रियोल्स रेप्लिकेट करेंगे तो डायग्राम की मदद से मैंने आपको बताया कि ये अपोजिट साइड पे चले जाएंगे और फिर इन सेंट्रियोल से एराइज होंगी कौन सी चीज़ एराइज होगी, माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब ये देखें जी, फिर जब मैं आगे आपको कैरियोकाइनेसिस पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा इन सेंट्रियोल से फिर एराइज होती हैं इस तरह की ट्यूब्यूल्स। उन ट्यूब्यूल्स को कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स और इन ट्यूब्यूल्स की मदद से जो सेल डिवीजन होती है वो क्या होती है आपके पास पॉसिबल। सो द फाइनल इवेंट ऑफ इंटरफेज और G2 फेज इज रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल। जब सेंट्रियोल्स डिवाइड हो जाएंगे तो डिवाइड होने के बाद ये सेल की कौन सी साइड पे चले जाएंगे, अपोजिट साइड पे। ये फाइनल स्टेप होता है किस चीज़ का, आपके पास इंटरफेज का। अब इस पूरे इंटरफेस को एक ये डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करें। ये आ गया पेरेंट सेल, ये कौन सा सेल आ गया आपके पास, पेरेंट सेल। पेरेंट सेल डिवाइड हुआ, दो डॉटर सेल्स बने, ये दो डॉटर सेल्स आ गए। एक डॉटर सेल को नाम दे दें ए का, एक डॉटर सेल को नाम दे दें बी का। ए डॉटर सेल चला गया आपके पास एक्टिव फेज ये G1 फेज में, और जो बी डॉटर सेल है वो चला गया G0 फेज में। इसका मतलब है कि ये रेप्लिकेशन नहीं करेगा, इसकी रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगी। जो एक्टिव होगा वो क्या करेगा, इसका मतलब है कि ये इंटरफेस को कंप्लीट करेगा। इंटरफेस की पहली फेज आ गई G1 फेज। G1 फेज में ये वाला जो सेल ए होगा ये आपके पास क्या करेगा जी, केमिकली प्रिपेयर्ड होगा। किसके लिए केमिकली प्रिपेयर्ड होगा, फॉर डिवीजन। ये केमिकली प्रिपेयर्ड हो गया डिवीजन के लिए। G1 फेज के बाद नेक्स्ट फेज होता है एस फेज। एस फेज में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, बल्कि एस फेज में हम लोग कहते हैं जो जेनेटिक मटेरियल है, यहाँ पे देखें क्रोमोसोम ए के, तो इधर आके क्रोमोसोम एस फेज में क्या हो जाएगा आपके पास, डबल। जेनेटिक मटेरियल आपके पास क्या हो गया, डबल। फिर एस फेज के बाद अगर सेल एक्टिव डिवीजन में जाएगा तो वो G2 को फॉलो करेगा। G2 को जब वो फॉलो करेगा तो वो पेरेंट सेल के अंदर सेंट्रियोल्स वगैरह बनने के बाद वो डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स बना देगा। अगर वो G2
एस फेज़ के बाद G2 फेज़ में एंटर नहीं होता, बल्कि वो चला जाता है आपके पास G0 फेज़ में, तो इसका मतलब उसकी डिवीज़न क्या हो जाएगी, स्टॉप। ये था आपके पास इंटरफेज़ या रेस्टिंग फेज़ ख़त्म हो गया। नेक्स्ट जो सेल साइकिल की फेज़ होती है वो होती है डिवीज़न फेज़। अब डिवीजन फेज़ को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? डिवीजन फेज़ में या तो आपके पास होगा माइटोसिस या तो आपके पास क्या होगा, मियोसिस। अब माइटोसिस सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, डिवीजन फेज़ की टाइप वो कौन सी टाइप डिस्कस करेंगे, माइटोसिस। माइटोसिस को कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले इसकी डिस्कवरी देखेंगे। माइटोसिस की जो डिस्कवरी है आपके पास ये किया था एक जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट था। एम्ब्रियोलॉजिस्ट वो वाले होते हैं जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन की डिटेल स्टडी करते हैं। जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट वाल्टर फ्लेमिंग, इसने क्या किया था, इसने देखा था जब सेल डिवाइड होते, ये सेल अगर ये डिवाइड होकर दो सेल बनाते हैं, तो वाल्टर फ्लेमिंग ने ये देखा था कि सेल डिवीजन में जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये एक सीरीज ऑफ चेंजेस में जाते हैं, एक खास किस्म की चेंजेस में जाते हैं। उन चेंजेस को उसने कहा था कि जब सेल डिवाइड होगा तो सेल एक सीरीज ऑफ चेंजेस में जाएगा। उनमें से कुछ चेंजेस होंगी वो न्यूक्लियस के अंदर होंगी और कुछ चेंजेस होंगी वो किसके अंदर होंगी, आपके पास साइटोप्लाज्म में। उसने कंबाइन करके कहा कि सेल डिवीजन में चेंजेस में जाएगा, कुछ चेंजेस उसको नाम दिया साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस कहेंगे हम लोग डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, नहीं सॉरी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और उसने कहा कि कुछ चेंजेस जो होंगी वो न्यूक्लियस को डिवाइड करेंगी और उन चेंजेस उसको नाम दिया कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस किसको नाम देंगे हम लोग, कैरियोकाइनेसिस कहेंगे डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। सो हम लोग कहते हैं कि माइटोसिस में जर्मन बायोलॉजिस्ट और एम्ब्रियोलॉजिस्ट वाल्टर फ्लेमिंग ने कहा कोई भी सेल जब डिवाइड होगा तो उसका न्यूक्लियस एक खास किस्म की चेंजेस में जाएगा, और उसने न्यूक्लियस की चेंजेस को नाम दे दिया न्यूक्लियस डिवीजन और कैरियोकाइनेसिस का। और न्यूक्लियस जब डिवाइड हो जाएगा तो फिर सेल का सेकंड पार्ट डिवाइड होता है और वो होता है साइटोप्लाज्म, और उसको उसने नाम दे दिया साइटोकाइनेसिस का। सो हम लोग कहते हैं माइटोसिस में अगर ये पेरेंट सेल है आपके पास, इसको कंसिडर करें ये आपके पास पेरेंट सेल है, तो ये डिवाइड होगा कितने डॉटर सेल्स में, 2 डॉटर सेल्स में विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जो शर्त होगी वो क्या होगी कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो आपके पास क्या रहेंगे जी, सेम रहेंगे। तो ये आपके पास माइटोसिस। आने वाले वीडियो लेक्चर्स में आपको माइटोसिस की टाइप्स बताई जाएंगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और आज आपका जो होमवर्क है वो है आपके पास डिफरेंशिएट बिटवीन G0 फेज एंड G2 फेज विद एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफिज़।